मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं। छठा वाला वॉल्यूम आपका स्टार्ट हुआ है। छठे वाले वॉल्यूम में हमने शायद 3-4 क्लास आपको डिलीवर भी कर दिया है। आज आपका जो छठे वॉल्यूम का क्लास है वो नैतिक संहिता, जिसको हम कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं, और आचरण संहिता, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। यहाँ से देखिए एक ना एक क्वेश्चन आपको जीएस फोर्थ पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। और इसके अलावा जब आप एसए लिखते हो या फिर गवर्नेंस आप सेकंड पेपर में लिखते हो तो वहां पर भी आपको काफी हेल्पफुल ये जो है टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सवाल है कि साहब नैतिक संहिता या कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि नैतिक सिद्धांतों का एक प्रकार का ऐसा समूह जो किसी संस्था, किसी व्यक्ति और किसी जो है सिविल सर्वेंट को ये जो है मार्गदर्शन दे कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, जो नैतिक रूप से जो है सही हो या अनैतिक रूप से गलत हो। ठीक है ना। तो ये मतलब कि किसी को मार्गदर्शन देता है, किसी को गाइड करता है, एक प्रकार की गाइडलाइन की तरह होता है नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स। और कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है, आचरण संहिता क्या होती है। आचरण संहिता मतलब कि एक सिविल सर्वेंट का व्यवहार कैसा होगा, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, है ना, इसका कार्य करने का तरीका कैसा होगा, है ना, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कौन सा कार्य सही होगा, कौन सा कार्य गलत होगा। तो ये एक प्रकार का व्यवहारिक पक्ष हो जाता है और एक प्रकार का ये सैद्धांतिक पक्ष हो जाता है। थोड़ा सा इसको पढ़ के समझते हैं कि आखिर नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स है क्या और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। देखिए जरा, नैतिक संहिता वह लिखित या अलिखित नैतिक आदर्श सिद्धांतों का समूह है जो किसी व्यक्ति, संस्था या पेशे के लिए यह तय करती है कि क्या नैतिक रूप से सही है और क्या गलत है। ठीक ना। तो कुल मिला जुलाकर के अगर हम कहें कि साहब एक प्रकार का जो है ये नैतिक सिद्धांतों का समूह है जो किसी व्यक्ति, किसी पेशा, किसी संस्था को यह बताती है कि क्या नैतिक रूप से सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो एक प्रकार की गाइडलाइन होती है कि मतलब कि आपकी जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, आप में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप में करुणा भाव होना चाहिए, आप में सहिष्णुता होनी चाहिए। तो ये जो नैतिक मूल्यों का जो एक समग्र स्वरूप होता है जिसको लेकर के व्यक्ति फॉलो करता है, उसी को हम नैतिक संहिता या कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखना जरा कि नैतिक संहिता जो होती है ये सही आचरण को सही आचरण की मार्गदर्शिका, मतलब कि सही आचरण की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करती है। नैतिक संहिता एक प्रकार की गाइडलाइन की तरह है जो नैतिक दुविधा की स्थिति में सही निर्णय लेने में सहयोग करती है। नैतिक दुविधा की स्थिति में निर्णय लेने में या सही निर्णय लेने में सहयोग करती है। देखिए, नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता को लेकर के हमने पूरी तरह क्लास लिया है इथिकल डायलेमा और इथिकल कंसर्न को लेकर के। वहां पर जाकर आप समझ लीजिएगा कि नैतिक दुविधा क्या होती है और नैतिक चिंता क्या होती है। ठीक है ना। तो मतलब जब भी आपको नैतिक दुविधा होगी, कुल मिला जुला करके जब दो नैतिक मूल्यों के बीच किसी एक नैतिक मूल्य का चुनाव करना पड़े तो वहां पर नैतिक दुविधा आपको महसूस होती है। ऐसे में जो नैतिक संहिता होती है वो आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करती है कि साहब आप कौन सा विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो ये आपकी नैतिक संहिता। नैतिक आचरण क्या होता है, सॉरी आचरण संहिता क्या होती है, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। देखिए बगल में रामायण हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा आवाज आएगी, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा आपको अपसेट नहीं होना है। ठीक है, ईयरफोन वगैरह लगा के सुनिए आराम से चीजें ताकि चलती रहें। एग्जाम काफी कम बचा है, मार्च मिड मार्च तक आपका मेंस का एग्जाम होगा। सो मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपका एक कंप्लीट करूं और साथ ही साथ कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं। देखिए, आचरण संहिता वह औपचारिक तथा लिखित नियमों का समूह होती है जो यह तय करती है कि व्यक्ति, अधिकारी, संस्था या कर्मचारी कैसा व्यवहार करता है। देखिए ये व्यवहारिक पक्ष है, उसके व्यवहार पर जाएगा, उसके आचरण पर जाएगा, उसके कार्य करने के तरीके पर जाएगा क्या, आचरण संहिता। ठीक है ना। और किन कार्यों से उसको बचना चाहिए, कौन से कार्य उसको करने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए किसी जो है सिविल सर्वेंट का। तो ये क्या बताती है, ये आचरण संहिता बताती है, कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। इसका उल्लंघन करने पर जो है अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिला जुला करके जो है ये जो है आपको गाइडलाइन की तरह होती है। तो यहां पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहां पर अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे ना भैया तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर मैं कहूं कि आचरण संहिता एकदम सिंपल शब्दों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, ये सब क्या कहलाता है, कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखना जरा, नैतिक संहिता, आचरण संहिता, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ना। देखिए यहां से क्वेश्चन जब आपका आएगा तो एक तो विभेद को लेकर के आएगा और दूसरा नैतिक संहिता और आचरण संहिता को लेकर के जब क्वेश्चन आएगा तो शासन व्यवस्था में किस प्रकार की ये जो है सुविधा स्थापित या नागरिकों के लिए बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता है, नैतिक संहिता और आचरण संहिता से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे नैतिक संहिता।
विभिन्न संगठनों की अपनी अपनी नैतिक संहिता होती है, जिससे उसके सदस्य आसानी से यह समझ सकें या निर्णय ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब यहां पे देखना जरा आचरण संहिता। आचरण संहिता यह निर्धारित करती है कि संगठन के सदस्यों का संगठन के अंदर व बाहर किस प्रकार का क्या होगा साहब व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, कानूनी व अनुशासनात्मक नियम होते हैं इसके, और गलत कार्य पर इसको जो है दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब कि अगर आप अपराधी होंगे, अपराध करेंगे, तो आपको जो है दंड निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखना जरा नैतिक संहिता का कुछ विशेषता क्या हो सकती है। पहला कि मूल्य आधारित होता है। नहीं साहब, इसमें जो है मूल्य होना चाहिए। कौन से मूल्य होने चाहिए? पारदर्शिता का होना चाहिए, न्याय का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, करुणा का होना चाहिए, सत्यनिष्ठा का होना चाहिए, जवाबदेहिता का होना चाहिए। तो ये सब जो है मूल्य आधारित होते हैं। ठीक है, व्यवहार को दिशा देते हैं साहब। अगर ये आपके अंदर मूल्य होगा ना, तो आप में बेहतर दशा और दिशा होगी। अक्सर कानूनी बाध्यता नहीं होती है, बल्कि नैतिक दायित्व पर बल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कानूनी दायित्व निर्धारित किया जाता है, और गलत करने पर आपको दंड का प्रावधान भी भोगना पड़ेगा। ठीक है ना, दंड का प्रावधान आपके लिए किया जाएगा। अब यहाँ पे देखा कि मतलब कि नैतिक दायित्व पर यहाँ पे बल दिया जाता है। संगठन की छवि और विश्वास ये बनाए रखती है, ये सार्वभौमिक होती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। प्रमुख इसके तत्व क्या हो सकते हैं कि प्रमुख तत्व जितनी भी ईमानदारी, करुणा, जितने भी मतलब कि पॉजिटिव मूल्य हैं, वो इसके प्रमुख तत्व के रूप में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, गोपनीयता, जनहित तथा मानव गरिमा का सम्मान, ये सब सारी चीजें, करुणा, सहिष्णुता, ये सब सारी चीजें जो है नैतिक संहिता के जो है प्रमुख तत्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे जरा आइए कि जो आचरण संहिता होती है, आचरण संहिता क्या होती है कि भाई यह निर्धारित करती है कि जो है संस्था का, व्यक्ति का या कर्मचारी का या ब्यूरोक्रेट्स का व्यवहार कैसा होगा, उसका कार्य कैसा होगा, कौन से कार्य उसको करना सही है, कौन से कार्य उसको करना गलत होगा। ठीक है, अगर कोई कार्य वो गलत करता है तो उसके अनुसार जो है उसको दंड का जो है भुक्तभोगी होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण लें कि जैसे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, यहाँ पर जो है कुछ प्रावधान किया गया था, जैसे कि राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार तथा रिश्वत पर प्रतिबंध, और सरकारी सूचना की गोपनीयता, अनुशासित व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ जो है आचरण संहिता के जो है प्रावधान है, और यहाँ से आपको आचरण संहिता के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं जो ये प्रावधान करते हैं कि इस प्रकार की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, किसी संस्था, किसी व्यक्ति, ब्यूरोक्रेट्स इत्यादि में। जरा देखना नैतिक संहिता और आचरण संहिता, यहां पर कुछ और फैक्टर हम देखते हैं। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन के डायमेंशन हम अलग अलग प्रकार के पाते हैं, इसलिए हम कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब नैतिक संहिता देखिए, नैतिक संहिता का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सेकंड एआरसी जो चौथी रिपोर्ट आई थी, इसने जो है नैतिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में 1964 में संथानम समिति गठित की गई और कहा गया कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, वो जो अपनी आवश्यक नैतिक संहिता पर बल दे रहा है वो सही है, मतलब कि उसकी बातों को दोहराया गया। हालांकि 2007 में कुछ जो है नैतिक संहिता को निर्धारित किया गया लोक सेवा अधिनियम के माध्यम से। कौन कौन सी है? ये सिविल सेवकों के लिए। पहला कि संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों के प्रति निष्ठा, भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सब जो है प्रस्तावना में निहित आदर्श तत्व है ना कि क्या होना चाहिए। एक तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो समानता पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। तो ये जब कुल मिला जुला करके जब ये ब्यूरोक्रेट्स प्रस्तावना के आदर्शों के प्रति निष्ठा रखते हैं तो वो नैतिक संहिता के अंतर्गत आता है। तटस्थता तथा निष्पक्षता, गैर तरफदारी, देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान प्रकट करना, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, उत्तरदायित्व तथा सत्यनिष्ठा, ये सब क्या हो सकती है? नैतिक संहिता के बेहतर उदाहरण या बेहतर जो है निर्देश हो सकते हैं। अब आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए 1930 में आचरण मौलिक रूप से जो है अपनाए गए। आचरण ये मौलिक रूप से अपनाए गए। अच्छा, यहां पर 1930 में ये औपनिवेशिक शासनकाल है, ब्रिटिश शासनकाल। यहां पे कहा गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कर्तव्य पालन, मतलब ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करिए, अपना कर्तव्य पालन करिए, सरकारी सेवाओं का समर्थन करिए, तटस्थता तथा गैर तरफदारी होनी चाहिए, जवाबदेहिता व पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक ना साहब? अब यहाँ पे जरा देखना कि क्या नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, साठगांठ नहीं स्थापित करनी चाहिए, ना किसी पार्टी से, ना किसी जो है बिजनेसमैन से। फिर सरकार की आलोचना आपको नहीं करनी है। फिर
भेदभाव आपको नहीं करना है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश वगैरह के इत्यादि के आधार पे। नशे से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको आचरण अपनाना पड़ेगा कि कौन से कार्य हमको करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना भैया। कहूं कि साहब इसमें अंतर क्या हो सकता है, नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के अंतर क्या हो सकता है। तो पहला कि मैंने कहा कि भाई एक प्रकार के सैद्धांतिक सिद्धांतों, नैतिक सिद्धांतों का एक प्रकार का समूह होता है, तो सैद्धांतिक के पक्ष हो जाएगा। और जब हम इसको आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, कार्य में लाते हैं, कार्य संस्कृति में लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। ये नैतिक मूल्य होते हैं, ये आचरण मूल्य होते हैं। सामान्य तथा अमूर्त ये होते हैं। भाई कोई नैतिक सिद्धांतों का समूह होता तो अमूर्त होगा ना, लेकिन इसको जब आप व्यवहार में देखोगे तो ये मूर्त रूप आपको दिखाई पड़ेगा, विशिष्ट दिखाई पड़ेगा। मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, ये सुकृति या अस्वीकृति व्यवहार पर निर्भर करते हैं। ये स्थायी होते हैं। भाई सत्यनिष्ठा क्या होगा, स्थायी। जवाबदेहिता क्या होगा, स्थायी। ईमानदारी क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन इसमें आपको परिवर्तनशीलता देखने को मिल सकती है। ये तो बोलता है आप में जवाबदेहिता होनी चाहिए, लेकिन आप परिवर्तनशील होकर के क्या कर लेंगे, करप्शन कर लेंगे, तो परिवर्तनशीलता इसमें दिखाई देती है व्यवहार के अनुसार। गलत करने पर इसमें दंड निर्धारित है। ये जो है गलत करने पर यहाँ पर सम्मान या प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है, बाकी दंड वगैरह निर्धारित नहीं रहता है। तो ये साहब आप कुछ जो है अंतर बता सकते हैं, विभेद बता सकते हैं, यहां से क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। फिर नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता का उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य पहला चीज साहब की भ्रष्टाचार में कमी आनी चाहिए। दूसरा जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा नेतृत्व बेहतर होना चाहिए, लीडरशिप, अनुशासन होना चाहिए, ठीक है ना, डिसिप्लिन। फिर सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी बेहतर होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा। फिर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की इंग्लिश ये होती है ना शायद, हाँ। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और फिर नैतिकता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, जन कल्याण पर आधारित कार्य होना चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये इसका क्या है, उद्देश्य है, किसी संस्था, किसी व्यक्ति और किसी कर्मचारी को लेकर के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। जरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आचरण संहिता और नैतिक संहिता से संबंधित, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर के। क्या है पहला क्वेश्चन कि आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तथा नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स में विभेद कीजिए। तो ये सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको 65 वर्ड में ही लिखना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर विभेद करने के लिए, जैसे ईमानदारी आ जाएगा और निष्पक्षता आ जाएगा, एक वो 65 वर्ड में, 60-65 वर्ड में, और एक आचरण संहिता और नैतिक संहिता, मतलब कि टोटल 120 वर्ड में 4 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो 65 वर्ड हम मिनिमम मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा, सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता तथा नैतिक संहिता की उपयोगिता पर चर्चा करिए। इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से, तो आप लिखिए आराम से, सारा कुछ डिस्कस हुआ है। फिर नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता का मूल्य उद्देश्य क्या है, उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। तो हमने इसका मूल्य उद्देश्य बताया, जितना भी जो मूल्य उद्देश्य हो सकता है, पारदर्शिता से लेकर के जवाबदेहिता से लेकर के जन कल्याण से लेकर के अकाउंटेबिलिटी से लेकर के जो है सत्यनिष्ठा तक, सारा कुछ आप लिखिए इसके। फिर एक उदाहरण कोई आप दे दीजिए, ठीक है ना, चाहे टीना डाबी का उदाहरण वगैरह दे दीजिए, चाहे कुछ दे दीजिए अपना। तो ये आपका जो है मेंस का क्वेश्चन था। देखना जरा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो नागरिक घोषणा पत्र है, सिटीजन चार्टर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल एक क्वेश्चन आपको दे ही देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको पूरा हम डिटेल से जानेंगे, क्या होता है, उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके जो है इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें समस्याएं क्या हैं, सारा कुछ हम डिटेल से देखेंगे और फिर क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है ना। तो साहब ये होता क्या है, जैसे आप जाते हैं तहसील जाते हैं, आप डीएम आवास, एसडीएम आवास जाते हैं, चलिए वो छोड़िए, आप बैंक गए होंगे तो उसमें नागरिक चार्टर लटका पड़ा होगा दीवारों पर। तो वहाँ पर लिखा होगा कि कर्मचारियों की ये जो है कार्य होते हैं, अधिकारियों के ये कार्य हैं, इतने समय सीमा के भीतर हैं, आप जो है किसी को जो है रिश्वत वगैरह ना दें, शिकायत निवारण तंत्र ये होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें नंबर वगैरह लिखा होता है। ये सब सारी चीज़ें जो मेंशन होती हैं किसी नागरिक के अधिकारों को जानने के लिए, तो वही क्या होता है, नागरिक घोषणा पत्र होता है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर है क्या। नागरिक घोषणा पत्र एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज है। देखिए, एक प्रकार का फॉर्मल जो है डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें कोई सरकारी विभाग, कार्यालय नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी, उसकी गुणवत्ता, समय सीमा, शुल्क, उत्तरदायित्व तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से घोषित करता है। ये क्या कहलाता है, नागरिक घोषणा पत्र या सिटीजन चार्टर कहलाता है। रट लेना है, ऐसे आपका इसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना, नागरिक चार्टर बना रहेगा। मतलब कि सरकार द्वारा नागरिकों से किया गया सेवा का वादा होता है, आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो। तो साहब इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, सरकारी सेवाओं में उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर नागरिकों को सशक्त बनाना,
सुशासन को बढ़ावा देना, नागरिक केंद्रित प्रशासन को स्थापित करना, उचित व्यवहार करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, ये इसके जो है कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना जरा इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि दी जाने वाली सेवाओं की सूची, फिर सेवाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर प्रदान करना, संबंधित अधिकारी का विवरण दिया रहता है, फिर शिकायत व अपील तंत्र के रूप में ये कार्य करता है, फिर शुल्क व प्रक्रिया की जानकारी आपको उपलब्ध होगी, फिर उपभोक्ता के ये क्या होता है, अनुकूल होता है। तो ये हमने जाना कि नागरिक जो चार्टर होता है वो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विशेषता क्या होती है और एक किस प्रकार से जो है आपको दिया जाता है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट पेज। जरा देखना कि 1997 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन द्वारा राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर सभी संगठनों में सिटीजन चार्टर बनाने की बात की गई। कब? भारत में 1997 में। तो मैं कहता हूं कि साहब जो सिटीजन चार्टर है इसके 6 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सेवा होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें मेंशन होना चाहिए, सेवाओं का विकल्प, फिर एक मानक तय होता है, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता। ये जो है सिटीजन चार्टर में आपको जो है एक शो होती है, दिखती है और इसके माध्यम से ये सब सारी चीजें आपको व्यवहारिक रूप से नजर आती हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण सेवा नजर आएगी, जो उसमें इसमें मेंशन होता है ना कि नागरिक जो होते हैं वो किन कर्तव्यों का, किन अधिकारों का अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो जब अधिकारों का प्रयोग करेंगे, शिकायत निवारण तंत्र होगा, अगर गलती करेंगे तो उसके पास जाएंगे, तो गुणवत्तापूर्ण सेवा होगी। सेवाओं का इसमें विकल्प होता है, मानक इसमें तय किया जाता है कि इतनी समय सीमा के भीतर ही कार्य करना है आपको, इतनी गुणवत्ता के साथ। ठीक है ना, ए मूल्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, ये सब मूल्य होता है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता आपको रखनी पड़ती है। तो ये 6 सिद्धांत इसके होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? तो पहला चीज कि लोक सेवा विवरण में सुधार। दूसरा, प्रशासन नागरिक संबंध मजबूत होता है। प्रशासन और नागरिक संबंध मतलब प्रशासन के बीच और नागरिकों के बीच संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। भ्रष्टाचार में कमी आती है। कार्य संस्कृति जो वर्क कल्चर होता है वो सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है। सेवा आधारित प्रशासन की स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं पिछले कुछ समयों से देखी गई हैं, जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होने के कारण अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। जब हम बैंक जाते हैं, तहसील जाते हैं, तो हमें ये दिखाई ही नहीं पड़ता, मतलब जागरूकता की कमी है। देखिए ना कि दंड का स्पष्ट प्रावधान इसमें नहीं है। कई विभागों में तो केवल एकदम औपचारिक रूप से टांगा पड़ा रहता है, कोई मतलब इसका नहीं रहता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, तो समस्याओं का समाधान यहीं से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आते हैं फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि नागरिक घोषणा पत्र क्या है, इसके लिए किन मानकों का होना आवश्यक है। ठीक है, ये आप मानक बता सकते हो, किन मानकों का होना आवश्यक है। नागरिक चार्टर के महत्व व समस्याओं के समाधान पर चर्चा कीजिए। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आज थोड़ा सा आवाज बाहरी रूप से आ रही है। फिलहाल भगवान राम का भी आनंद आप लीजिए और कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, वर्क कल्चर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है ना, दीर्घकालिक पूरी प्रक्रिया और पूरा ट्रेंड एनालिसिस पे आधारित कार्य किया जा रहा है, तो किसी प्रकार का कंटेंट आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, नमस्कार।